डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 ऑफ IGST एक्ट 2017. दिस इज रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज where both location of supplier and location of recipient is in India. That means domestic transactions in services. तो इसमें हमें जानना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, और ये हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई की रेलिवेंस कहाँ पर है, कि हमें ये जानना है कि इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी या इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी. तो उसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई और एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर. अगर दोनों सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई, दोनों डिफरेंट स्टेट्स में है या यूनियन टेरिटरी में है तो वो मानी जाएगी इंटर स्टेट सप्लाई. तो अब हम समझते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. तो इसमें सेक्शन 12 में बताया गया डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के बारे में, और सेक्शन 13 में बताया गया इंपोर्ट और एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में. तो इसमें जब हम सेक्शन 12 को स्टडी करते हैं तो इसमें सेक्शन 12 में हमें समझना है इसके काफ़ी सारी सब सेक्शंस हैं. तो इसमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में एक जनरल प्रोविज़न है. ये जनरल प्रोविज़न तब एप्लीकेबल होगा जब इसके आगे के सारे सब सेक्शंस के अंदर जो सिचुएशंस दी हैं वो सब सिचुएशंस नहीं है. तब उस केस में हमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 को अप्लाई करना है, इसलिए इसको कहा गया है जनरल प्रोविज़न. और सेक्शन 12(3) से लेकर सेक्शन 12 सब सेक्शन 14 तक, सब सेक्शन 3 से लेकर सब सेक्शन 14 तक जो भी सेक्शन है उनको कहा गया स्पेसिफिक प्रोविजंस. तो स्पेसिफिक प्रोविजंस में हमें अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस दी गई है, सर्विसेज की ट्रांजैक्शंस दी गई हैं. तो उन केसेस में वही रूल अप्लाई होंगे जो सब सेक्शंस 3 से 14 में दिए गए हैं. और जब कोई ऐसी सर्विस या ट्रांजैक्शन के बारे में बात की जाएगी जो कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से लेके 12 सब सेक्शन 14 तक उसके दौरान नहीं आती, तब हमें सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 को कंसिडर करना होगा और इसके प्रोविज़न को अप्लाई करना होगा. तो सबसे पहले हम सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं. बेशक ये सबसे आखिर में आ रहा है, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है. सो अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, these are general provisions. These are applicable only if supply of services does not fall in any of the specific cases provided in further subsections 3 to 14. Now under this section 12(2) there are two cases. दो चीज़ें हमें समझनी है कि क्या जो रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो रजिस्टर्ड पर्सन है या वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है. अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई अलग मानी जाएगी, और जब रिसिपिएंट जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो दूसरे तरीके से प्लेस ऑफ सप्लाई निकाली जाएगी. सो केस 1, व्हेन द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन इन सच केस लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन और रिसिपिएंट shall be the place of supply. तो अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. तो जिस भी प्लेस पे वो रजिस्टर्ड है उसी रजिस्टर्ड प्लेस को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. दिस इज वेरी सिंपल. अब दूसरे केस में जब रिसिपिएंट ऑफ सर्विस जो है ही इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, इन सच केस फिर हमें दो सिचुएशन समझनी है. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ द एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट एग्जिस्ट ऑन द रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर.
तो अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन उसका एड्रेस सप्लायर के रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है, तो हम उस लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को या एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट जो है उसी को ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. बट इन केस एड्रेस ऑफ रिसिपिएंट does not exist on the record of supplier, then in such case place of supply shall be the location of supplier. तो मतलब इस केस में जब सप्लायर के रिकॉर्ड में रिसिपिएंट का एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता, तब उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. मतलब इस केस में दोनों लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम ही होगा, तो उस केस में वो हमेशा इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर. इसमें एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज करिए ए ऑफ दिल्ली सप्लाइज सर्विसेज टू बी ऑफ पुणे. B is not a registered person and A does not have any address of B in his records. So in this case, the place of supply will be location of supplier, that is Delhi, the location of Mr. A. तो इसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं ओवरऑल सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 को. इफ रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. इफ रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन उसकी लोकेशन का रिकॉर्ड सप्लायर के पास है, तो फिर से लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को ही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. और तीसरे केस में जब रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन है और उसका रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है सप्लायर के पास, तो उस केस में हम लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे. अब हम आगे करते हैं सेक्शन 12 सब सेक्शन 3. तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 से लेकर 14 तक जो भी स्पेसिफिक प्रोविजन है वो डिफरेंट सिचुएशंस को कवर करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज को कवर करते हैं. तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 कवर सप्लाईज ऑफ सर्विसेज which are provided in relation to an immovable property or in relation to a boat or a vessel. तो इनको डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है. ए पार्ट में सर्विसेज डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन immovable property including those by architect, interior decorator, surveyor, engineer, related experts and estate agents. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में मतलब लैंड एंड बिल्डिंग्स के रिलेशन में आप सोचिए क्या क्या सर्विसेज दी जाती है और किस किस टाइम पर दी जाती हैं. सबसे पहले तो अगर आप एक लैंड और बिल्डिंग को परचेज करते हैं तो आप उसके लिए, अगर आप फैक्ट्री के लिए खरीद रहे हैं तो आप एक सर्वेयर अपॉइंट करेंगे कि लैंड आपके लिए ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी. अगर आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप रियल एस्टेट एजेंट को अपॉइंट करेंगे कि बिल्डिंग खरीदने के लिए वो आपको अलग अलग ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा. फिर उसके अलावा आप आर्किटेक्ट को हायर करेंगे बिल्डिंग बनाने के लिए, इंजीनियर को हायर करेंगे फैक्ट्री के लिए, इंटीरियर डेकोरेटर को हायर करेंगे. तो जो भी आप करते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए सर्विसेज लेते हैं, बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए सर्विस लेते हैं, या फिर बिल्डिंग की डिमोलिशन के लिए सर्विसेज लेते हैं. तो ये सारी सर्विसेज इन रिलेशन टू जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी लेंगे
तो उस सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और द लोकेशन ऑफ द बोट और द वेसल। तो अभी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो उसके केस में सपोज करिए आपने रियल एस्टेट एजेंट हायर किया और वो आपको एक प्लेस के ऊपर बिल्डिंग दिखाता है जो आपको ठीक लगती है और आप उसे परचेज करते हैं, तो आप उस रियल एस्टेट एजेंट को कमीशन देंगे। तो उस कमीशन के संबंध में जो रियल एस्टेट एजेंट है वो उसके लिए क्या मानी जाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई या इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इसके लिए समझने वाली बात यह है कि लोकेशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट देखेंगे एक चीज, और दूसरा देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो जगह जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। इसी तरह से आपने सपोज करिए बिल्डिंग खरीदी आपने दिल्ली में, लेकिन उसके लिए बिल्डिंग के लिए आपने सपोज करिए प्लॉट खरीदा दिल्ली में और अब उस पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आपने आर्किटेक्ट हायर किया। आर्किटेक्ट बॉम्बे का था, वो बॉम्बे में रजिस्टर्ड है, मुंबई में। तो उस केस में जो आप आर्किटेक्ट को फीस पे करेंगे, तो वो सप्लाई जो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी कहीं पर भी हो सकती है। सपोज करिए आपकी कंपनी है पंजाब में, लेकिन लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी है दिल्ली में, तो उस केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर आर्किटेक्ट हो गया मुंबई का, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई दिल्ली की। तो उस आर्किटेक्ट जो वो बिल इशू करेगा वो होगा इंटर स्टेट सप्लाई का। जो उसने सर्विसेज दी उसके लिए वो बिल जो देगा वो होगा इंटर स्टेट सप्लाई। तो इस चीज को समझना है यहाँ पर। इसके आगे सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 का बी पार्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ राइट्स टू यूज immovable property or for carrying out or coordination of construction work। तो इस केस में आप किसी को राइट दे रहे हैं लैंडेड बिल्डिंग्स को यूज करने के लिए, तो नेचुरल है उसके लिए आप उससे लीज चार्जेस लेंगे। लीज चार्जेस लेंगे तो लीज चार्जेस सप्लाई कौन सी मानी जाएगी, तो उसके लिए देखना पड़ेगा जो ओनर है उसकी सप्लायर जो हुआ वो ओनर हुआ, उसकी लोकेशन का है और लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन। तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं होना, इमूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन ही मानी जाएगी। लेकिन इस केस में, दोनों केस में ए और बी में एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तभी हम लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो सर्विसेज इंडिया के बाहर हैं, लोकेशन नेचुरल है, इसका मतलब है बिल्डिंग की इंडिया से बाहर है और उसके ऊपर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो भी बाहर है इंडिया से। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, ना कि लोकेशन ऑफ बिल्डिंग, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो जहाँ पे प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तब तो हम लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर है तो उस केस में हम जो भी सर्विसेज ले रहे हैं उसके संबंध में उसके लिए लोकेशन होगी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब जो सर्विसेज ले रहा है।
इसी में आगे और समझते हैं। कैटेगरी सी में आ रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ लॉजिंग, accommodation by a hotel, inn, guest house, home stay, club, campsite, house boat vessel। तो बेसिकली रहने के संबंध में है कि लॉजिंग का मतलब होता है रहना। तो आप कहीं जाते हैं बाहर, होटल वगैरह में रूम लेते हैं, तो उस केस में जो आपको रूम देने की सर्विस प्रोवाइड की गई है, तो वो सर्विस के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा। अब सपोज करिए आप मुंबई से दिल्ली आते हैं और दिल्ली में एक होटल लेते हैं, रूम लेते हैं, तो उस केस में जो होटल ओनर है वो नॉर्मली दिल्ली का ही होगा, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली हुआ, और वो प्रॉपर्टी होटल भी क्योंकि दिल्ली में ही है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली माना जाएगा। अब जो पर्सन आ रहा है बाहर से जो कि बिल पे करेगा, उसके लिए कौन सा बिल इश्यू होगा, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। उसके लिए बिल इश्यू होगा इंट्रा स्टेट, मतलब लोकल सप्लाई उसको माना जाएगा। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 में सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एकोमोडेशन इन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज, reception or matters relating thereto, official function, social function, cultural function, religious function or business function, including services provided in relation to such function at such property। तो अगर आप शादी के लिए या किसी बिजनेस फंक्शन के लिए या कॉन्फ्रेंस के लिए या सोशल फंक्शन के लिए या कल्चरल फंक्शन के लिए या रिलीजियस फंक्शन के लिए आप कोई ऑडिटोरियम या हॉल या कोई बैंकेट हॉल या कोई भी जगह आप बुक कराते हैं, तो वो जो सर्विसेज आप ले रहे हैं उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा लोकेशन ऑफ सच एकोमोडेशन, लोकेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ सच बैंकेट हॉल, लोकेशन ऑफ सच कॉन्फ्रेंस रूम। सो दिस शुड बी क्लियर। और ये पार्ट में है सर्विसेज एंसिलरी टू अबव मेंशन्ड सर्विसेज। तो इनके संबंध में जो एंसिलरी सर्विसेज भी आप ले रहे हैं वो भी सब लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। इसमें एग्जांपल भी देख लेते हैं कि सुरेश एक रजिस्टर्ड पर्सन है, हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इन अहमदाबाद। वो मुंबई आता है फॉर बिजनेस पर्पस और वहाँ एक होटल में रहता है, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, मुंबई जहाँ पर होटल लोकेटेड है, और अगर उसका मालिक भी वहीं का है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी मुंबई की होगी, तो वो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाएगी। इसी तरह से ए इज अ रिच बिजनेसमैन ऑफ दिल्ली, ही होस्ट द मैरिज ऑफ हिज डॉटर इन द उदयपुर फोर्ट इन उदयपुर राजस्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी उदयपुर। In fact, all other services provided at the Udaipur fort for the conduct of marriage will also have place of supply as Udaipur। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो इसको अगर हम समरी करें तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल इंक्लूडिंग एकोमोडेशन देयर ऑन। तो अगर लोकेशन प्रॉपर्टी की इंडिया में है तो उसकी लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानेंगे, और लोकेशन उसकी इंडिया से बाहर है प्रॉपर्टी की, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। इसी में आगे एक छोटा सा रूल है कि कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सर्विसेज वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट and where location of supplier and recipient is in India। अगर आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आपने सर्विसेज ली और उसमें आपका 3-4 स्टेट में आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की गई जहाँ पे अलग अलग जगह पर इमूवेबल प्रॉपर्टी थी, तो उस केस में
किस स्टेट में कितनी सर्विसेज प्रोवाइड की गई, ये कैसे निकाला जाएगा? तो ये नंबर ऑफ नाइट स्टेट इन सच प्रॉपर्टी के बेसिस पर निकाला जाएगा। बाकी इतना आप लोगों के लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। इसके आगे के एग्जाम्पल्स आप खुद समझ सकते हैं।